हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तावना संविधान की मूल कुंजी मानी गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रस्तावित है। प्रस्तावना में संविधान के मूलभूत आदर्शों एवं उद्देश्यों का वर्णन है। प्रस्तावना में वर्णित ये आदर्श संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किए गए थे, जिससे भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने का संकल्प लिया गया था। प्रस्तावना में संविधान का मूल दर्शन अंतर्निहित है। ये भारतीय संविधान की जन्म कुंडली मानी जाती है। पंडित नेहरू के अनुसार प्रस्तावना में दो महान क्रांतियों के आदर्शों का वर्णन है। प्रस्तावना में फ्रांसीसी क्रांति का दर्शन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का वर्णन है। रूसी क्रांति के सामाजिक आर्थिक न्याय के आदर्शों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। प्रस्तावना शक्ति का प्रमुख स्रोत है। प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि हम भारत के लोग ने मिलकर संविधान का निर्माण किया है, उसे स्वयं स्वीकार किया है। अतः संविधान किसी विशेष समूह या व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं है, अपितु इसका निर्माण जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया है। लोकतंत्र में जनता को ही शक्ति का मूल स्रोत माना जाता है। लोकतंत्र में जनता को ही जनार्दन की संज्ञा दी जाती है। अंग्रेजों ने भारत पर शासन के दौरान आम जनता को शोषित किया था, जबकि आज़ादी के बाद आम जनता ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान का निर्माण किया है। संविधान में जो शब्द दिए गए हैं उनकी हम व्याख्या करते हैं, एक एक शब्द को लेते हैं। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कोई राज्य आंतरिक रूप से सर्वशक्तिशाली और बाह्य रूप से स्वतंत्र होता है। जैसा कि आप जानते हो, भारत भी 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता से मुक्त हो गया है, इसलिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की स्थिति में भारत अब है। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इनको बाद में जोड़ा गया है। संविधान में समाजवाद का अर्थ स्पष्ट नहीं है। इसे स्पष्ट करते हुए 1955 के कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन में कहा गया कि समाजवाद का आशय सभी लोगों को जीवन की न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करना, अवसर की समानता और समाज में शोषण एवं विभेदों को समाप्त करते हुए समाज के समाजवादी ढांचे का निर्माण करना। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुसार हमारे समाजवाद का एक अलग रूप है। ये सोवियत संघ से भिन्न है। भारत में राष्ट्रीयकरण तभी किया जाएगा जब आवश्यकता होगी। केवल राष्ट्रीयकरण हमारे समाजवाद का अभिप्राय नहीं है। यह बिंदु भी ध्यान देने योग्य है कि संविधान सभा में प्रोफेसर के.टी. शाह ने प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ने का आग्रह किया था, परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे अस्वीकार कर दिया। उनके अनुसार समाजवाद भारतीय संविधान में
अंतर्निहित है। पंथ निरपेक्षता के अनुसार धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है। राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य के द्वारा किसी भी धर्म को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, न ही राज्य के द्वारा किसी धर्म का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अतः राज्य धर्म से तटस्थ है। राज्य का सरोकार सामाजिक और आर्थिक नीतियों का निर्माण है। धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप राज्य के कार्य में सम्मिलित नहीं है। लोकतंत्र का आशय है जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार, अर्थात जनता की सहमति पर आधारित सरकार है जो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। गणराज्य का अर्थ है राज्य का प्रथम व्यक्ति निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत, जैसा कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। इसलिए भारत गणराज्य है। प्रस्तावना में संविधान के जो मूल आदर्श और उद्देश्यों का वर्णन किया गया है वे मूलतः सामाजिक क्रांति की ओर इशारा करते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का अभिप्राय है समाज के संसाधनों का समाज में उचित वितरण। जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति के आधार पर भेदभाव का अभाव। सामाजिक न्याय का आशय समाज के सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। भारत में आर्थिक न्याय का अभिप्राय संपत्तिशाली लोगों की संपत्ति को छीनना नहीं है, बल्कि समाज के वंचित लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी का समान अधिकार प्रदान करना। सभी को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए समूह एवं संगठन के निर्माण का अधिकार है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों को मुक्त रूप से अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता अंतःकरण की स्वतंत्रता से संबंधित है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होती है। इससे यह प्रतीत होता है कि विश्वास और उपासना व्यक्ति की आस्था का विषय है, जिसका निर्धारण सरकार के द्वारा नहीं होगा। इसमें पंथ निरपेक्षता का आधार भी दिखाई देता है, क्योंकि विश्वास और उपासना का नियंत्रण सरकार के द्वारा नहीं होता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। संविधान में सभी व्यक्तियों के साथ समानता का प्रावधान वर्णित है। इसमें अमीर, गरीब, पुरुष, महिला, ऊंची जाति, निम्न जाति के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव संभव नहीं है। व्यक्ति को जीवन में अपने व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता है। राज्य के अंतर्गत पदों के लिए सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए गए हैं, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण कर सके। बंधुता की भावना का विकास एवं व्यक्ति की गरिमा के साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता की रक्षा करना। इसका अर्थ है सभी नागरिकों में बंधुता की भावना का विकास हो। संविधान में स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करने के साथ साथ समाज में विद्यमान द्वेष को भी समाप्त करने का प्रयास किया गया है, जिससे लोगों के बीच भाईचारे का विकास हो और अपनत्व की भावना का निर्माण हो। व्यक्ति को प्राप्त स्वतंत्रता, समानता, न्याय उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का निर्माण प्राथमिक शर्त है।
भारत के आज़ादी के बाद देश के विरुद्ध एकता एवं अखंडता के लिए अनेक चुनौतियां विद्यमान थी। वर्तमान में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। इसलिए प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बनाए रखने पर भी महत्वपूर्ण बल प्रदान किया गया है, क्योंकि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ, तात्कालिक समय में देश की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के समय निम्नलिखित चुनौतियां विद्यमान थी। देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय, उत्तरी पूर्वी राज्यों में आतंकवाद, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में कबायली आक्रमण, देश में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे। भारतीय संविधान को प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो इसमें दो प्रकार के भिन्न भिन्न मत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्थापित किए गए हैं। पहला मामला बेरूवाड़ी केस के समय आया, जब पश्चिम बंगाल का एक भूभाग भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को सौंपने का समझौता हुआ था, लेकिन इस समझौते का भारत की आम जनता के द्वारा विरोध किया गया। इस केस को हम बेरूवाड़ी के नाम से जानते हैं। तो इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि संविधान सर्वोच्च विधि है जिसमें आदर्श और उद्देश्यों का महत्व नहीं होता है। फिर 1973 में केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस फैसले को पलट दिया और माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। न्यायालय के अनुसार प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। संविधान के किसी भाग में अस्पष्टता की व्याख्या के लिए प्रस्तावना का ही सहारा लिया जाता है। न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना में संविधान की शक्ति के स्रोत का वर्णन नहीं है, परंतु प्रस्तावना संविधान का भाग है।